आज हम जो पढ़ने वाले हैं वहां पर थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे थोड़ा सा, और उस लॉजिक को लास्ट क्लास में मैं समझा रहा था कि मान लीजिए कहीं पर 4 चार्जेस फिक्स्ड है, 4 चार्जेस आर फिक्स्ड, और ये जो 4 चार्जेस फिक्स्ड हैं इनके सामने एक 5वां चार्ज क्यू है जो पॉइंट 1 से चलता हुआ पॉइंट 2 पे पहुंचा, पॉइंट 1 से चल के पॉइंट 2 पे पहुंचा। यहां पे इसका वेलोसिटी v1 है और यहां इसका वेलोसिटी या u1 और u2 लिख देते हैं। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे फॉर चार्ज क्यू, यानी जो मूविंग है केवल उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। k1 को हाफ m u1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मास m है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए q चार्ज को पोटेंशियल ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, ये कल हमने करा था कि जब मान लीजिए किसी भी कहानी में आप देखेंगे बहुत सारे चार्ज हैं तो आप नोटिस करेंगे केवल एक ही चार्ज चल सकता है। अगर एक चार्ज चल रहा है, बहुत बढ़िया, अनुराग कुमार कह रहे हैं मेरा आईआईटी धनबाद में हुआ, अब बिना सोचे ले लो भाई, आईआईटी धनबाद में हुआ, बिना सोचे सीट ले लीजिए, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, आईआईटी भी है और बहुत बहुत फेमस और बढ़िया कॉलेज है, बिना सोचे ले लो। यहां लिखा चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, पोटेंशियल मेड बाय फिक्स्ड चार्जेस। तो जब कोई चार्ज चलता है तो उस चार्ज के वैल्यू को उनके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Q1 वाला चार्ज यहां पे पोटेंशियल बना रहा होगा, Q2 वाला अपना पोटेंशियल बना रहा होगा, Q3 वाला अपना, Q4 वाला अपना, सारे पोटेंशियल को ऐड कर दिया, V1 पॉइंट का इनिशियल पोटेंशियल आ गया, मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही सबका पोटेंशियल यहां ऐड कर दिया तो सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। चार्ज Q को पहले पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q आ गया, और यहां पर जब पोटेंशियल एट पॉइंट 2 निकाल दिया तो चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ m u2 स्क्वायर प्लस Q इंटू पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू फिक्स्ड चार्जेस। आपको यह लॉजिक सीखना ही पड़ेगा कि किसी भी सवाल में अगर कुछ फिक्स्ड चार्जेस है और कुछ एक चार्ज मूविंग है तो फिक्स्ड चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे और जो मूविंग चार्ज है उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, इफ चार्ज Q इज केप्ट एट पोटेंशियल V, देन पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू V। हालांकि ये हमें पता है लेकिन अभी लिख दिया। ये पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल है, यानी कि चार्ज Q के ऊपर कोई बाहर से पोटेंशियल बना रहा है। तो ये तो वैसा ही कहानी हो गया जैसे चार्ज Q को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू E, वैसे चार्ज Q को किसी और की पोटेंशियल में रख दिया V पे, चार्ज Q को रखा उसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल इंटू चार्ज करा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, तो फिक्स्ड चार्जेस पोटेंशियल बनाएंगे, जो चार्ज चल रहा है उसको रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एक दो सवाल करते हैं। लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट a/2 एंड -a/2। ये दोनों z एक्सिस पे रखे हैं, एक x एक्सिस हो गया, एक y हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, और ये a/2 और -a/2 पे प्लस q चार्ज और माइनस q चार्ज रखा है। अगर बोला कि हम x इक्वल टू -a से y इक्वल टू +a पर जाते हैं, देखो ये पॉइंट है -a और ये है +a, तो -a वाला जो पॉइंट होगा वो इन दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो ये चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा। तो किसी चार्ज Q को जब हमने इनिशियल पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल है 0, क्योंकि
जो प्लस क्यू का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ए डिस्टेंस वाले पॉइंट से, माइनस क्यू का भी वही डिस्टेंस है। और जब हम वाई एक्सिस के ए डिस्टेंस वाले पॉइंट पे ले गए तो वाई एक्सिस के इस पॉइंट का भी जेड एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है, तो V2 भी हो गया 0। ये पॉइंट 2 है। दुनिया में किसी एक पॉइंट से उठा के चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो चार्जेस पोटेंशियल बना रहे जो फिक्स्ड है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। प्लस क्यू का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और इन दोनों का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो प्लस क्यू जितना पोटेंशियल बनाएगा माइनस क्यू उतना बनाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। प्लस क्यू जितना पोटेंशियल बनाएगा माइनस क्यू उतना बनाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू U2 माइनस U1 या W इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1। तो आंसर है C। लिख लो भाई। चलिए एक सवाल और करते। टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस r मीटर आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। एक रेडियस r का रिंग है और उसके सामने एक और रेडियस r का रिंग है, और दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस भी r है। अब लिखा है एक रिंग का चार्ज Q1 है और दूसरे रिंग का चार्ज Q2 है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ अदर रिंग इज। अब इसमें यह नहीं लिखा कि पहले 1 से 2 पे जाना है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पहले ये चार्ज Q1 वाले रिंग के सामने रखा था, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें दोनों ऑप्शन नहीं है, या तो Q1 माइनस Q2 आएगा या Q2 माइनस Q1 आएगा। तो Q1 माइनस Q2 रखा है तो हम समझ जाते हैं कि ये हो सकता है Q2 वाले रिंग से Q1 वाले रिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वो आंसर में Q1 माइनस Q2 है या Q2 माइनस Q1, हम लोग इसको 1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं, और चार्ज Q को एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं। वर्क डन एक्सटर्नल होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये Q2 वाले रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, तो किसी भी जगह पॉइंट 1 पर पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग दो लोगों का पोटेंशियल निकालेंगे, एक Q2 का निकालेंगे और एक Q1 का निकालेंगे। तो हमने लिख दिया K Q2 बाय R प्लस K Q1 बाय √2R। Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है √2R और Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल या इनिशियल पोटेंशियल जो भी, और माइनस K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय √2R। तो 1 प्लस 1 बाय √2 K के साथ बाहर निकाल दिया, Q 1 प्लस 1 बाय √2 और नीचे डिनोमिनेटर में R और K, ये सब बाहर आ गया, बचा Q2 1 माइनस 1 बाय √2 प्लस Q1 ऐसे आया।
इसमें ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन उल्टा हमने लिख दिया है शायद, तो हम लोग आंसर बी को ही बोल दें। देखो, जब भी विद्या लिखा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू, तो ये समझ लो कि यहां पे कुछ लिखा नहीं है कि वर्क डन बाय फील्ड है, या वर्क डन बाय रिंग्स है, या वर्क डन बाय चार्जेस है, या वर्क डन बाय फील्ड है, ऐसा लिखा नहीं है, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। जब भी कुछ नहीं लिखा तो एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन लिखना है। वर्क डन रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल वर्क डन ही लिखना है। वर्क डन रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल वर्क डन, और एक्सटर्नल वर्क डन V2 माइनस V1 ही लिखना है। हालांकि इसमें यह साफ साफ नहीं लिखा है कि किस रिंग के सेंटर से किस रिंग के सेंटर पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे आंसर में दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि हम एक से दूसरे पे जाएंगे तो एक आंसर आएगा, और दूसरे से पहले पे जाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा, इसलिए हाँ बहुत बढ़िया। इन फ्री स्पेस अ चार्ज Q is uniformly distributed over a thin ring of radius r and mass m. A negative charge minus q and mass starts from rest at a far away from center of the ring, moves towards the center. Find velocity of the particle at moment it passes through the center of the ring. सवाल समझ लो, एक रिंग है फिक्स्ड, इसका मास, इसका चार्ज q है, रेडियस आर है, इसके मास से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सामने एक पार्टिकल है जिसका मास है -q और उसका मास है m, और फार अवे पॉइंट पे यानी इंफिनिटी पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। यहां से इसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया, अट्रैक्शन की वजह से ये ऐसे साइड इसमें आता रहेगा एक्सिस पे, और सेंटर पे क्रॉस करेगा v वेलोसिटी से। तो हम लोग पहले पार्टिकल इंफिनिटी पे था, वहां से छोड़ा, अट्रैक्ट होके सेंटर को क्रॉस कर रहा, बोल रहा है सेंटर क्रॉस करते समय वेलोसिटी बताओ। तो आपने बोला k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। k2 यानी कि जब सेंटर पे पहुंचा तो वेलोसिटी हाफ mv² है, और जब सेंटर पे पहुंचा तो रिंग का पोटेंशियल हो गया प्लस kq/r, और उसके सेंटर पे चार्ज -q क्रॉस कर रहा है, तो kq/r इंटू -q, उसको उधर भेज दो, kq²/r इज हाफ mv², p का वैल्यू आ गया। आंसर हो गया। चलिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आराम आराम से पढ़ो, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ढंग से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 4 point charges +8, -1, -1, +8 are fixed at points -√7/2, √3/2, +√3/2, +√7/2 respectively on y-axis. A particle of mass 6 × 10⁻⁻⁴ kg and charge 0.1 microcoulomb moves along x-axis. Its velocity at x equal to +∞ is v0. Find the least value of v0 for which the particle will cross the origin. Also find kinetic energy of the particle at origin. 4 पार्टिकल हैं, एक है -1, दूसरा है +8, यहां पर भी है -1 और यहां पर भी है +8।
इसके सामने कहीं एक्स एक्सिस में एक चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे v नॉट वेलोसिटी से फेंका। ये जो चार्ज फेंका गया है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंकोगे तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे पास आएगा ये नेगेटिव चार्जेस तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेंगे। देखो, इंफिनिटी से एक चार्ज को फेंका, ये चार्ज चलते 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 जा रहा है। ये जो बड़े बड़े पॉजिटिव चार्ज हैं ये इसको रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन ज्यादा हो और ये बीच में कहीं रुक गया, पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन ज्यादा और ये रुक गया, तो रिपेल करके वापस भेज देगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अट्रैक्शन ज्यादा है कि रिपल्शन ज्यादा है। पार्टिकल को प्लस इंफिनिटी से फेंका गया है, जिसका फेंकने का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे फेंका है। ये चलेगा, आगे चल के पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, अगर ये सवाल में पॉजिटिव चार्ज नहीं होते तो इस वी नॉट का वैल्यू 0 होता, क्योंकि अगर आप इसको रेस्ट से भी छोड़ दोगे तो भी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके ओरिजिन से क्रॉस करा देंगे। हाँ, तो इस सवाल में देखो गड़बड़ है मामला। आप थोड़ा इमेजिन भी करना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। केवल नेगेटिव चार्ज होते तो हम ओरिजिन पे भेजने के लिए कुछ भी वेलोसिटी नहीं देते, 0 से छोड़ देते तो ये अट्रैक्ट करके चला जाता। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज होते तो मुझे ऐसे वेलोसिटी से फेंकना पड़ता कि ओरिजिन पहुंचने से पहले इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, यानी ओरिजिन पे 0 वेलोसिटी से क्रॉस करना पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में एक अट्रैक्ट कर रहा है और एक रिपेल कर रहा है। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे ये चार्ज पास आएगा, मान लीजिए एक चार्ज जो अट्रैक्ट कर रहा है उसका फोर्स रिपल्शन से ज्यादा हो, तो फिर ऑब्जेक्ट तो अपने आप ही ओरिजिन पे चला जाएगा। तो कहां पर फोर्स का वैल्यू कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कम है कभी ज्यादा है, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग है, दोनों के चार्ज की वैल्यू अलग है। तो कहीं न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं आ रहा, यह चेक करने के लिए मुझे कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं एक सिमिलर एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मान लीजिए यह अर्थ है और यहां मून है और आप यहां रहते हैं। आपने सोचा एक पत्थर को हम अर्थ से मून की तरफ भेजें। आप यहां अर्थ पे रहते हैं और मून पे पत्थर फेंकना है, तो आप चाहते हैं एक पत्थर अर्थ से मून की तरफ फेंकें जिससे कि वो पत्थर मून पे पहुंच जाए, मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें। तो आप पत्थर को फेंकेंगे तो ये जो स्टोन है इसको अर्थ अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करेगा। तो क्या मून अट्रैक्ट नहीं करेगा? तुम कहोगे मून भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मून का अट्रैक्शन फोर्स कम है और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो पत्थर को फेंकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी तो हो सकता है जिसके बाद मून की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए और अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। कोई ऐसा भी तो पॉइंट आएगा अर्थ से मून के रास्ते में जिसके आगे मून की फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अगर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को या चंद्रयान को मून पे भेजते हैं तो मून पे लैंडिंग के समय वो गिर के टूट क्यों जाता है? क्योंकि वहां पहुंच गया तो उसको मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स से। तो अब आप बताइए कि अगर हमको ये पत्थर को मून पर फेंकना है तो मुझे मून पर पहुंचने की वेलोसिटी देनी चाहिए या बीच के उस पॉइंट को क्रॉस कराना चाहिए जिसके आगे मून का फील्ड वैसे ही स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एक बार बीच का वो पॉइंट क्रॉस हो जाए जहां जिसके आगे मून का ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रांग है, तो फिर तो मून अपने आप हमको अट्रैक्ट कर ही लेगा। खेल समझ रहे हो? तो दो लोगों की लड़ाई में देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड अवे है और जो नेगेटिव चार्ज है इसका फील्ड टुवर्ड्स है। तो पॉजिटिव चार्ज अवे धक्का दे रहा है और टुवर्ड्स धक्का दे रहा है। मान लीजिए किसी पॉइंट के पास आने पर टुवर्ड्स वाला फील्ड बड़ा हो जाए तो बस उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे और टुवर्ड्स वाला चार्ज अपने आप खींच लेगा। ऐसे पॉइंट को नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं,
जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में आ सकता है। समझ गए? तो कभी भी दो लोगों की लड़ाई हो, पॉजिटिव चार्ज भी बैठा है, नेगेटिव चार्ज भी बैठा है, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स बना रहा है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बना रहा है, तो आप कम से कम ऐसा पॉइंट क्रॉस करो कि भाई जिसके बाद नेगेटिव चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए। अगर ऐसा पॉइंट है तो उसको क्रॉस करते ही तुम अपने आप अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। तो कभी भी दो लोगों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, दो फील्ड में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो पहले यह चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा डिस्टेंस तो नहीं है जिस पे नेट फील्ड जीरो हो जाए। नेट फील्ड जीरो, ऐसे पॉइंट पे जिस पे नेट फील्ड जीरो है उसको नल पॉइंट कहेंगे, नल पॉइंट। और नल पॉइंट के एक साइड एक चार्ज की फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, दूसरे साइड दूसरे की फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, अट्रैक्शन आ जाएगा। नल पॉइंट पता लगाते। आपको पता है कि दो चार्ज ऐसे रखे होते तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करता है। तो K2Q अपॉन ये डिस्टेंस को x ले लिया, x स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस दिया है 27/2 का रूट, 27/2 का पावर 3/2 इक्वल टू K11 2KQX, x भी है, x 2KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2। 2x कट गया, k से k कट गया, यहां 1 है, यहां 8 है, यहां 3/2 है। अगर दोनों जगह मैं क्यूब रूट ले लूं, मतलब पावर 2/3 कर दूं, तो ये आ जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 27/2 इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 3/2। इधर इधर मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3/2 इज x स्क्वायर प्लस 27/2। इसको इधर भेज देते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12/2 है, 27 माइनस 12/2 यानी कि 15/2। तो x स्क्वायर का वैल्यू 15 से कैंसिल करा, √5/2। हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां का पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। यहां से √5/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऐसा निकाला जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आ गया, तो इसके बाजू में, इसके अंदर चलेंगे तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये कैसे पता चल रहा है? देखो नजदीक कौन है, पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? आप कहेंगे जी वैसे तो नेगेटिव चार्ज पास में, लेकिन ये कैसे पता चला कि फील्ड की स्ट्रॉन्गर है? यहां पे इस पॉइंट पर जितना 8 वाले का फील्ड बन रहा है उतना ही 1 वाले का बन रहा है, लेकिन जैसे नजदीक आओगे तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन से चार्ज के ज्यादा क्लोजर पहुंच जाओगे? आप बोलोगे 1 वाले के ज्यादा क्लोजर पहुंच जाएंगे, तो उसी का फील्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा भाई। जिसके ज्यादा क्लोजर आ गया उसी का स्ट्रॉन्गर हो गया। नल पॉइंट के लिए हमने दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। आपने कहा सर ऐसे दो चार्ज रखे हो और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको सिखाया था कि दो चार्ज हो या 3 या 4 हो या 5, 6 हो या 10, अगर उनके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उनको मिला के सर्कल बना लो। तो साहब ये पॉइंट तो √3/2 डिस्टेंस पे है, तो ये इस पॉइंट के सर्कल का रेडियस हो गया, और ये दूसरा वाला चार्ज जो है √27/2 के सर्कल में है, तो उसका फील्ड √27/2 का रेडियस हो गया।
तो फॉर्मूला होता था K2QX, के दो चार्ज है ना, दो चार्ज, K2QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर मतलब रूट हटा दिया, K2QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। फिर मैंने इसका पावर 3/2 हटाने के लिए होल पावर 2/3 कर दिया, 2/3 पावर करने से 8 का 2/3 हो गया 4, 8 का पावर 1/3 होता है 2, तो 8 का पावर 2/3 करेंगे 4। क्या क्या चीजें बतानी पड़ रही हैं सोच ही लो, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे फील्ड किसका स्ट्रॉन्गर है, आप ये देखो, अगर यहां से लार्ज डिस्टेंस पे जाएं तो दोनों के डिस्टेंस लार्ज हो गए, तो कंपैरिजन से बताओ, एक 8 से भी लार्ज डिस्टेंस पे रहोगे और 1 से भी लार्ज डिस्टेंस पे रहोगे, तो किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर दिखेगा? आप कहेंगे 1 से भी लार्ज डिस्टेंस है मतलब कि 10 मीटर दूर है, और 8 से भी 10 मीटर दूर है, तो किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा? तो आप बोलोगे 8 का, यानी कि जैसे दूर चलोगे तो बड़े चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरफ बड़े चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्गर है और इस पॉइंट के अंदर छोटे वाले चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट जिसको नल पॉइंट कहते हैं, बस इसको क्रॉस कर दिया। आपको यह लॉजिक समझ में आ गया है, तभी मामला बनेगा। फिर से सुन लो, अगर मान लीजिए एक प्लैनेट P1 से एक दूसरे प्लैनेट P2 तक किसी पत्थर को फेंकना है, तो आप यह चेक कर लो कि इन प्लैनेट के बीच में कौन सा पॉइंट है जिसको नल पॉइंट कह रहे हैं। नल पॉइंट वो पॉइंट हो गया जिस पर नेट फील्ड 0 है, नेट G 0 है। इसके लेफ्ट में अगर पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हो और यहां इसके पहले ही रुक गया, मतलब इस नल पॉइंट P के पहले ही इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो लौट आएगा। लेकिन अगर ऐसे फेंका कि इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो इस पॉइंट के आगे दूसरे प्लैनेट का अट्रैक्टिव फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ये दूसरा प्लैनेट कहेगा मेरी तरफ खींच लेंगे। तो आपको केवल नल पॉइंट ही तो क्रॉस करना पड़ेगा, उसके आगे तो अपने आप ही चला जाएगा। वैसे ही इस सवाल में भी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, दो फील्ड में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और दोनों फील्ड अपोजिट हैं, तो फिर फील्ड को 0 होने के पॉइंट को क्रॉस करना है। मतलब हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 और इस पॉइंट पर इंफिनिटी पर वेलोसिटी V0 की कंडीशन बनानी है। तो हमने बोला तो कि द चार्ज मस्ट क्रॉस पॉइंट P, मतलब नल पॉइंट। नल पॉइंट वो जहां नेट फील्ड 0 है, तो नल पॉइंट पर वेलोसिटी जस्ट 0 कर देंगे। मतलब इतना V0 से फेंको कि नल पॉइंट से पहले ना रुके, पहले रुक गया तो रिपल्शन से वापस लौट लेगा, उस पॉइंट को क्रॉस कर गया तो अट्रैक्शन से आगे चला जाएगा। तो अब आप एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे नल पॉइंट के लिए। इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो K1 प्लस U1 K2 प्लस U2। K1 मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इंफिनिटी है। बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 है और बाद में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, लेकिन ये चार्ज से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसका रेडियस √3/2 है और इसका x का डिस्टेंस √5/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लिखा K -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस 5/2 प्लस K, दूसरा चार्ज है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ, उसका डिस्टेंस है 27/2 प्लस 5/2। इसको हमने प्लस 0.1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों माइक्रोकूलम है तो वो बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो माइक्रोकूलम है तो ये भी माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम है। अब इस इक्वेशन को देख लो, ये पोटेंशियल किसका है? इस छोटे माइनस की, सॉरी इसको डबल कर देते इंटू 2, इसको भी डबल कर देते इंटू 2,
क्योंकि -1 के दो चार्ज हैं, एक का पोटेंशियल निकाला, दूसरे का निकाला, टोटल पोटेंशियल -1 का, टोटल पोटेंशियल +8 का, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट का। नल पॉइंट के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सबका पोटेंशियल 0 है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे इसका है। तो हाफ मास का वैल्यू था 6.4 इंटू 10 रेस्ट पावर, नहीं 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 4, 6 इंटू 10 रेस्ट पावर -4, हाफ m v नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये 3/2 प्लस 5/2 यानी 8/2 है, 8/2 होता 4, 4 का रूट होता 2, तो ये 2 हो गया। 7 प्लस 27 प्लस 5 होता 32/2, 16 होता 16 मतलब बाई 4 हो गया। तो k 16/4 माइनस k 2/2, 2/2 इंटू 0.1 इंटू 10 रेस्ट पावर -12, ये माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम है, तो टोटल 10 रेस्ट पावर -12 लगा दिया, माइक्रो मतलब 10 रेस्ट पावर -6। k का वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, ये 8q है और ये 1k है, तो 7k इंटू 0.1 इंटू 10 रेस्ट पावर -12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेस्ट पावर -4, ये हमारे v नॉट स्क्वायर का वैल्यू आया। यहां पे k का वैल्यू लिख देते हैं, 7 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 इंटू 0.1 इंटू 10 रेस्ट पावर -12 अपॉन 3 इंटू 10 रेस्ट पावर -4, 0.1 हटाया तो 9 का 8 हो जाएगा, 12 और 4 काटा, 8 भी कट गया, 3 से 3 काट दिया तो 21 आ गया। एक बार चेक करो जरा, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया है, सॉरी। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, ये 3 आएगा, यहां पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k रह जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 9, v नॉट का वैल्यू 3 मीटर। खेल समझ गए? मान लीजिए ऐसा ही सिमिलर सवाल मतलब रिंग के साथ दिया जाए कि जैसे एक पॉजिटिव रिंग ये है, दूसरी पॉजिटिव रिंग ये है, इनके बीच में चार्ज है। अब आपने बोला ये पॉजिटिव क्यू की रिंग है, ये भी पॉजिटिव क्यू की रिंग है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर। यहां से एक -q चार्ज को ऐसे वेलोसिटी से फेंका कि दूसरे के सेंटर पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए। तो पूछा मिनिमम, ये दोनों फिक्स्ड रिंग है, आप लॉजिक समझ लेना और केवल तरीका बताना। दो फिक्स्ड रिंग्स है, +q की, -q का चार्ज जैसे फेंकेंगे वैसे ही +q वाला रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये +q वाला रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पूछा मिनिमम वेलोसिटी बताओ सच दैट, ये मान लो बीच का डिस्टेंस जो है वो 5r है, कुछ भी ऐसे लिख दिया 5r, या4r/3 ऐसे लिख दिया। चलो, तो मिनिमम वेलोसिटी बताओ सच दैट द चार्ज -q reaches the other center। खेल समझ गए? दो लोगों के बीच में चार्ज चलेगा तो क्या क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कहीं बीच में कोई नल पॉइंट तो नहीं है। लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों रिंग बराबर खींच रहे हैं तो मिड पॉइंट पर नल पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट क्रॉस हो गया
तो उसके आगे ये रिंग अपनी तरफ खींच लेगा। खेल समझ गए क्या? तो अगर मिड पॉइंट पे नल पॉइंट है, वहां पे नेट फील्ड 0 है, तो आपको 2r/3 वाले पॉइंट तक ही जाना है और उसके बाद उसके आगे का मोशन अपने आप हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन मिड पॉइंट तक के लिए लगा देंगे और मिड पॉइंट पर यहां वेलोसिटी क्रॉस होने की जस्ट 0 कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, आप लोग अब सही बात लिख रहे हैं कि साहब इसमें मिड पॉइंट। ये तो मैंने आसान सवाल ऐसे ही बना दिया, आपको सवाल पे ध्यान नहीं देना है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है कि अगर दो लोग हैं अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, या दो लोग एक ही साइड बैठे और रिपेल कर रहे हैं, दो लोग एक साइड है और रिपेल कर रहे हैं, तो एक अगर ज्यादा रिपेल कर रहा है और एक मतलब एक रिपेल कर रहा है और एक अट्रैक्ट कर रहा है, दो लोग एक ही साइड है और दोनों एक ज्यादा एक अट्रैक्ट कर रहा है और एक रिपेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फील्ड 0 होगी। समझ गए क्या? जैसे ऐसे कर दिया कि एक पॉजिटिव स्फीयर है और यहां एक नेगेटिव स्फीयर है और यहां पे एक चार्ज को फेंक रहे हैं और दोनों स्फीयर के बीच में होल बना दिया है जिससे कि चार्ज क्रॉस करता हुआ इस स्फीयर को पहुंच जाए। तो आप ये चेक कर लीजिए कि भाई कहीं ऐसा नल पॉइंट तो नहीं आ रहा जिसपे ये एक रिपेल हो रहा है और एक अट्रैक्ट हो रहा है, तो नल पॉइंट क्रॉस हो गया तो उसके बाद अपने आप खींचा चला आएगा। एक सवाल और पढ़ लेते हैं। यह सिचुएशन है व्हेन टू स्फीयर्स स्पेशली कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स स्पेशली स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर यानी मेटल वायर, देन चार्ज flows till charge flows from या positive charge flows from higher potential to lower potential till final potential becomes equal। कहानी पढ़ लो चाहो तो लिख लो। क्या लिखा है? फिगर शोज टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर containing charges 10 microcoulomb and 20 microcoulomb respectively. When the spheres are connected by a conducting wire, then find out final charge on each sphere. फाइनल चार्ज की जगह फाइनल चार्ज डेंसिटी पूछ सकते थे, बट ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर है। अज्यूम सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज। हमने एक लार्ज वायर के लेंथ से इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच क्लोज कर देंगे। तो एक अगर स्फीयर पहले से ही हायर पोटेंशियल है और दूसरा स्फीयर लोअर पोटेंशियल है, ये किसी भी दो कंडक्टर में होता है। अगर दो कंडक्टर अलग अलग हों और एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से लंबे वायर से जोड़ दूं, तो एक कंडक्टर का मान लीजिए चार्ज हायर पोटेंशियल है, पहले से ही हायर पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर होता क्या है यह भी समझ लो। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं या किसी स्फीयर को चार्ज देते हैं स्पेशली, तो उसके सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R हो जाता है। यह आपने पढ़ा है कि नहीं? यानी चार्ज जो सरफेस पे है वो ऑलरेडी कितने पोटेंशियल पे रखा है? KQ/R। तो ये चार्ज की वजह से एक सरफेस का पोटेंशियल बन गया, तो इसका भी एक पोटेंशियल बना हुआ है और इसका भी एक पोटेंशियल बना हुआ है। जब आपस में जोड़ेंगे तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या यह बात का लॉजिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ये हायर से लोअर ही क्यों जाता है?
क्योंकि चार्ज स्टेबिलिटी के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं रहना चाहता, वो रहना चाहता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे। या फिर दूसरे तरीके से समझो, मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यू छोड़ दिया, तो ऐसे बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? आप कहेंगे जी चार्ज पर फोर्स राइट में लगेगा, राइट में चलेगा। तो मतलब कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो चार्ज को वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इनिशियली मिलती है, देखा नहीं है? छोड़ देंगे तो चार्ज को धक्का लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, वो चलेगा फील्ड के डायरेक्शन में। अगर ऐसा चलेगा तो फिर हम कहेंगे कि फील्ड के डायरेक्शन में देखो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि माइनस ई डॉट डी आर होता पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल V1 और V2 में V1 ग्रेटर देन V2 है, मतलब चार्ज छोड़ देने पर वो चल रहा है हायर पोटेंशियल के पॉइंट से लोअर पोटेंशियल के पॉइंट पर, क्योंकि फोर्स भी उधर ही लग रहा है। तो ये एक रूल की तरह हमने बना दिया, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल स्टेट से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जितना लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ये हमने बहुत पहले एक बार और पढ़ा हुआ था। चलिए ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, ये भी बता दे सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो करेगा ये भी पूछ सकते हैं, चार्ज कितना होगा ये भी पूछ सकते हैं। तो तरीका क्या है, मैं मेथड बता देता हूं। एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है और इस पे चार्ज Q1 डाला हुआ है। दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है, इस पे इनिशियल चार्ज Q2 है। आपको बोलना है टोटल चार्ज कितना है। टोटल इनिशियल चार्ज है Q1 प्लस Q2। बाद में कोई चार्ज हो जाएगा, मान लो Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो ये जो चार्ज है वो डिवाइड होने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल दोनों स्फीयर का सेम करने का मतलब हुआ कि एक का जो नया चार्ज है उसकी वजह से नया पोटेंशियल, और जो पुराना दूसरे का नया चार्ज है तो उसकी वजह से नया पोटेंशियल सेम होगा। आप आराम से समझो, ये दोनों स्फीयर के बीच में लार्ज डिस्टेंस है। लार्ज डिस्टेंस होने से एक स्फीयर अपने ऊपर तो पोटेंशियल बनाएगा, लेकिन दूसरे स्फीयर के चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो Q1 डैश वाले चार्ज का पोटेंशियल Q1 डैश बाई R1 और Q2 डैश वाले का Q2 डैश बाई R2 है। ऐसे कंपैरिजन कर दें तो Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2 हो गया। इसी कंपैरिजन से कह सकते हैं कि Q1 डैश इज प्रोपोर्शनल टू R1 है और Q2 डैश इज प्रोपोर्शनल टू R2 है। अगर मुझे यह कंपैरिजन समझ में आ गया है कि जो छोटा सरफेस, छोटे रेडियस का स्फीयर होगा उसका चार्ज कम होना चाहिए, क्योंकि Q बाई R का रेशियो सेम आ रहा है। तो चार्ज कम है, रेडियस कम है, चार्ज ज्यादा है, रेडियस ज्यादा। उल्टा बोलो, रेडियस कम है तो चार्ज भी कम होगा, रेडियस ज्यादा है तो चार्ज भी, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है। अगर इसका रेशियो सेम होना है तो हम इसको रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो Q1 डैश और Q2 डैश मिला के टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमने लार्ज डिस्टेंस पे, दो स्फीयर के लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखते हैं स्फीयर्स को, जिससे कि हम एक के चार्ज का पोटेंशियल उसके ऊपर तो लें, लेकिन इसके चार्ज के पोटेंशियल का इफेक्ट यहां पे ना ले। वैसे आपने सुना होगा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए दो फॉर्मूले, मतलब दो चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। लेकिन ये डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो Q2 डैश का पोटेंशियल यहां पे 0 और Q1 डैश का पोटेंशियल यहां पे 0 है। तो Q1 डैश वाले स्फीयर का पोटेंशियल Q1 डैश बाई R1 है और Q2 डैश वाले का Q2 बाई R2 है। अब अगर स्फीयर्स को पास लाएंगे तो दो समस्या होंगी। एक, पहले तो ये स्फीयर का चार्ज यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि दो स्फीयर एक पास लाएंगे तो चार्ज रिपल्शन की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इधर हर पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो KQR वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए ही होता है, वो काम नहीं करेगा। तो नया फॉर्मूला क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, और ये वाला काम करेगा नहीं, तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों स्फीयर को मजबूरी है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना, सो दैट एक दूसरे पर इंडक्शन का इफेक्ट ना आए।
दो चार्ज ऑब्जेक्ट पास लाते हैं तो उनकी वजह से एक्स्ट्रा इंडक्शन आता है, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, सेम चार्ज रिपेल होते हैं, तो सरफेस पे चार्ज घचपच हो जाएगा, घचपच। अगर बहुत दूर रखा है और वायर से जोड़ा है तो आप कह सकते हैं भाई इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इस चार्ज का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इसके सरफेस का चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इस चार्ज का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो लार्ज डिस्टेंस पे रखना सवाल की मजबूरी है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो लार्ज डिस्टेंस ही मान के चलना है। चलिए, तो फिर अगर मैंने चार्ज का वैल्यू देखा ये सेम है, और यहां पे देखा कि ये R1 के प्रोपोर्शनल, ये R2 के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे लिख दिया Q1 डैश प्लस Q2 डैश को लिख दिया Q1 R2 बाय R1, और इसको Q1 प्लस Q2 लिख दिया। अगर सॉल्व करेंगे तो Q1 डैश का वैल्यू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, और Q2 डैश का वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। कोई कहता है सर ये तो आप पहले ही मौके पे बता सकते थे, ये तो इतना आसान सवाल है, तुरंत ही बोल सकते थे। जब आपको पता चल गया दोनों के पोटेंशियल सेम है, यानी कि ज्यादा चार्ज ज्यादा रेडियस वाले पे रहेगा, कम चार्ज कम रेडियस वाले पे रहेगा, यानी चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और रेडियस दो है R1 एंड R2, तो R1 वाले को R1 अपॉन R1 प्लस R2 के फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे, और R2 वाले का चार्ज R2 अपॉन R1 प्लस R2 के फ्रैक्शन में। तो यानी कि जो रेडियस का रेशियो है वैसे ही फ्रैक्शन में टोटल चार्ज को डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल जो दिया हुआ था उसको देख लो, इस पे चार्ज था 10, इसका रेडियस है 2, इस पे चार्ज है 20, इसका रेडियस है 3, तो चार्ज से चार्ज ऐड करो, टोटल चार्ज हो गया 30, और रेडियस को देखो ये 2 और 3 है, यानी इस पे चार्ज 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर 30 माइक्रोकूलम चार्ज को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो एक स्फीयर के पास फाइनल चार्ज होगा 30 इंटू 2/5, और दूसरे स्फीयर के पास फाइनल चार्ज होगा 30 इंटू 3/5। ये हमने 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आया 80 माइक्रोकूलम, और ये आंसर आया 12 माइक्रोकूलम। अब आप थोड़ा समझिए कि 10 माइक्रोकूलम से 12 माइक्रोकूलम ये हो गया, इसका मतलब है जोड़ने पर इस ऑब्जेक्ट से 2 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रैवल करके इस पे आया, और इसका आंसर 20 से डिक्रीज करके 18 रह गया, तो इसने 2 माइक्रोकूलम लूज किया, इसने 2 माइक्रोकूलम गेन किया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इंटैक्ट है। तो फाइनल पोटेंशियल सेम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एडवांस में पूछा जाता है ये सवाल। ये होमवर्क, ये हमने किया हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस को अगर वायर से कनेक्ट करोगे तो सारा चार्ज इनर सरफेस का हमेशा आउटर सरफेस पे जाएगा, बाहर से बाहर अगर करोगे तो अलग। मैं एक बार फिर से ब्रीफली बताता हूं, ये सवाल नहीं, ये होमवर्क है। अगर किसी भी स्फीयर को किसी भी दूसरे स्फीयर के साथ एक लंबे वायर से कनेक्ट करोगे तो फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल सेम। तो फाइनल चार्ज का जो रेशो है, तो इसका फाइनल पोटेंशियल है KQ1 डैश बाई R1, और इसका फाइनल पोटेंशियल है KQ2 डैश बाई R2, ये सेम हो जाएगा। सर ये क्या केवल स्फीयर में होता है? नहीं नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में यही रूल है कि अगर तुमने इनको वायर से कनेक्ट किया तो एक मेटल प्लेट को दूसरे मेटल प्लेट से वायर से कनेक्ट कर दिया तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये खेल अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने एक स्फीयर को चार्ज दिया 20 माइक्रोकूलम, और दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस डबल है, ये रेडियस R है, ये रेडियस 2R है, इसको चार्ज दिया -10 माइक्रोकूलम, तो क्या फाइनल चार्ज बता सकते हो दोनों पे क्या होगा? तो आप बोलेंगे ये 20 है और ये -10 है, दोनों को ऐड किया तो टोटल चार्ज आया +10। अब ये रेडियस है 1:2, यानी इसको देंगे 1/3 और इसको देंगे 2/3, आंसर आ गया। होमवर्क क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं बताएंगे, आप खुद करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। याद रखिए नॉन कंडक्टर की अर्थिंग नहीं होती। किसी भी कंडक्टर को अर्थ कर देने से पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर इज जीरो एज अर्थ इज a sphere of very large radius। तो अर्थ का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन अर्थ का चार्ज अगर Q है तो उसका रेडियस इनफाइनाइट। थोड़ा दिमाग लगाओ, अर्थ एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। अर्थ का रेडियस अर्थ पे रखे किसी भी कंडक्टर के मुकाबले बहुत लार्ज हो गया, तो फिर बहुत लार्ज में इनफाइनाइट को मैंने रेडियस को इंफिनिटी लिख दिया, तो ये आंसर जीरो हो गया। अब अगर अर्थ में थोड़ा बहुत चार्ज डाल दो या थोड़ा बहुत चार्ज निकाल लो, तो अर्थ का चार्ज तो बदल सकता है, लेकिन उसका रेडियस नहीं बदल रहा, तो पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा जीरो हो गया। तो अर्थ एक ऐसा स्फीयर है जिसका लार्ज रेडियस है, तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। ये बात को आप याद कर लीजिए। अब जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ऐसा फोटो बना मतलब कि नीचे अर्थ है, उससे कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, लेकिन अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ही जीरो है, तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल होना चाहिए अब जीरो। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने क्या सिखाया कि दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो है, तो उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे तो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो सर अर्थ करने पर तो ये ऑब्जेक्ट पे चार्ज ही नहीं रहेगा क्योंकि इसका तो पोटेंशियल ही जीरो हो गया। हां, अगर सिंगल कंडक्टर है तो वो सारा चार्ज अर्थ को लूज करके अपना चार्ज लेस हो जाता है और उसका चार्ज गायब होके अर्थ को मिल जाता है। अर्थ फिर चार्ज हो जाता होगा, लेकिन अर्थ को चार्जिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका रेडियस इनफाइनाइट है। अगर अर्थ में चार्ज चला भी गया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल कर लेते हैं। Two thin concentric conducting shells of radius r and 3r are shown in figure. The outer shell carries charge Q and the inner shell is neutral. Inner shell is now earth with the help of switch S. तो यहां पे अर्थिंग कर दिया, अंदर नहीं है, ये अर्थिंग वाली चीज बाहर है एक्चुअली। यहां पे छोटा सा होल बना के ये वायर बाहर ले आए और यहां से अर्थिंग कर दिया, ठीक है ना। स्विच एस को क्लोज कर देंगे, अंदर वाला स्फीयर अर्थ हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये बड़ा है रेडियस 3r का, इसको हमने चार्ज Q दे रखा है। ये जो छोटा वाला है रेडियस r का, इसको हमने अर्थ कर रखा है। अर्थ यहां पे छोटा होल बना दिया, कनेक्शन केवल छोटे वाले से लेना है, बड़ा वाला अर्थ नहीं किया गया, अंदर वाला अर्थ है। तो हमने कहा भाई अर्थिंग करने से होता क्या है? अर्थिंग करने से कुछ चार्ज अर्थ से जाएगा और इस पे बैठ जाएगा। हमने बोल दिया कि मान लो अज्यूम अ चार्ज Q1 is on inner shell after earthing। तो हमें कैसे पता कितना चार्ज आएगा? वही तो सवाल है कि अर्थ से कितना चार्ज इसको मिला। वैसे तो ये न्यूट्रल था, लेकिन अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इसको चार्ज Q1 मिल गया। Q1 मिलने के बाद आपको क्या लिखना है कि पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज जीरो। लेकिन इस फोटो में कितने चार्ज दिख रहे हैं? फिर से सुनो, दो शेल हैं, दो में से एक को अर्थ कर दिया है, तो तुमको क्या बोलना? जिसको अर्थ कर दिया उसका चार्ज अर्थ की वजह से बदल सकता है, तो उसके फाइनल चार्ज को हमने Q1 मान लिया। याद रखिए, केवल अर्थ वाले का चार्ज अननोन मानना है Q। जिसको तुमने कैपिटल Q दे रखा था उसके पास कैपिटल Q रहेगा, वो अपना चार्ज लूज नहीं कर सकता। अर्थ ने इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। अर्थ क्यों देगा चार्ज भाई? अर्थ को चार्ज देने की कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, उसको यह जिद है कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ किया जाएगा उसका पोटेंशियल जीरो है।
अगर पोटेंशियल 0 रखने के लिए उसको चार्ज देना पड़ेगा तो दे देगा, लेना पड़ेगा तो ले लेगा। ठीक, तो बताइए पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज 0 क्योंकि इनर शेल को हमने अर्थ किया है। यह बात आपको हर सवाल में लिखनी है। क्या लिखनी है? कि जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल 0। अब अर्थिंग की वजह से इसको चार्ज Q1 मिल गया, तो हमने बोला के Q1 बाय आर प्लस के क्यू बाय 3R इक्वल टू 0। ये क्या लिखा? ये जो समझा बस वही कमाल का बच्चा है, बाकी तो पढ़ ही रहे हैं। देखो यहां पे जिस स्फीयर को अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल 0 कर रहे, तो पोटेंशियल निकालो कैसे? इसके सरफेस पे चार्ज Q1 है तो इसके सरफेस का रेडियस R है, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल बनेगा के Q1 बाय R। और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका चार्ज Q है, तो इस Q की वजह से यहां पे पोटेंशियल बनेगा के Q बाय 3R। ये क्या याद है कि किसी बड़े स्फीयर की वजह से पोटेंशियल जो बनता है वो उसके रेडियस जितना होता है उतना ही अंदर बनता है, और जो किसी छोटे स्फीयर की वजह से बनना है तो जहां पे बनना वहीं। कुछ याद आया क्या ऐसा? तो बताइए अब हमारे Q1 का वैल्यू क्या आया? तो आप कहेंगे -Q बाई 3 आ गया। यानी अर्थ से कितना चार्ज निकल के आया? -Q बाई 3 चढ़ के आया, इस पे बैठ गया। तो कोई कहे अर्थ से कितना चार्ज आया? -Q बाई 3 आया। देखो एक स्फीयर को चार्ज Q दिया, ये चार्ज Q इसके आउटर सरफेस पे फैल गया। अंदर कोई भी स्फीयर है, इसको चार्ज नहीं दिया तो अंदर के स्फीयर पे कोई भी इंड्यूस चार्ज नहीं आएगा। इंड्यूस हमेशा अंदर से बाहर की तरफ है। मैं फिर से बोलता हूं, अर्थ से इसके ऊपर -Q1 मतलब -Q बाई 3 आ गया, तो -Q बाई 3 इसके सरफेस पे फैल गया। इस -Q बाई 3 के सामने वाले सरफेस पे +Q बाई 3 आ जाएगा, तो आउटर बाहर वाले सरफेस पे 2Q बाई 3 दिखेगा। दोनों को ऐड करोगे तो Q बन जाएगा, यानी +Q बाई 3 और -2Q बाई +Q बाई 3 और +2Q बाई 3 ऐड करोगे तो टोटल Q है, लेकिन अलग अलग हो जाएंगे। -Q बाई 3 के सामने +Q बाई 3 अर्थ करने के बाद और +Q बाई 3 के बाद। लेकिन अगर अर्थिंग नहीं की होती और इस पे चार्ज 0 होता तो इसके अंदर भी चार्ज 0 होता और सारा चार्ज बाहर रहता। तो जो इंडक्शन है अंदर से बाहर की तरफ बनाना होता है। अंदर जितना चार्ज है इनर सरफेस पे उसका अपोजिट है, बचा हुआ चार्ज बाहर, फिर अंदर उसका जो चार्ज है उसके सामने वाले पे अपोजिट, फिर रिमेनिंग चार्ज बाहर, इस तरह से। अगर मैं यहां Q1 चार्ज डाल दूं और इसको Q2 दे दूं और इसको Q3 दे दूं, अब पूछो बताओ कितना कितना चार्ज है? तो ये Q1 है, अंदर से बाहर की तरफ चलना है। अंदर वाले का चार्ज Q1 हो गया, तो उसके इनर सरफेस पे -Q1 हो गया, तो -Q1 के बाहर वाले सरफेस पे +Q1 + Q2 हो गया। अरे सर +Q1 + Q2 क्यों हो गया? -Q1 और +Q1 + Q2 ऐड करोगे तो टोटल चार्ज Q2 दिखेगा। तो इसके सरफेस पे Q1 + Q2 चार्ज है, तो यहां पे -Q1 - Q2 चार्ज है, तो बाहर के सरफेस पे Q1 + Q2 + Q3 चार्ज है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। तो जितना चार्ज हमने रखा उसके सामने के इनर सरफेस पे उसका अपोजिट, और उसका भी वो जो जितना अपोजिट है वो चार्ज भी बाहर अपोजिट में पहुंच जाएगा और आउटर चार्ज के साथ ऐड हो जाएगा। इसको चार्ज 3 दिया, इसको -1 दिया, इसको +4 दिया। अब बोला हर सरफेस पे चार्ज बताओ, तो पहले सरफेस पे +3 अंदर से बाहर, उसके सामने वाले सरफेस पे -3, लेकिन बीच वाले का टोटल चार्ज -1 है, तो -3 में कितना ऐड करें कि -1 दिखे? तो आप कहोगे +2 लिखो, +2 और -3 मिलके -1 दिखेगा। तो इस पे चार्ज कंजर्व है, लेकिन इसके 3 के सामने -3 आ गया, तो बचा हुआ +2 ऊपर दिखेगा, जिससे दोनों का सम -1 हो। अब +2 के सामने क्या है? -2 का +2 ऊपर भेज देंगे तो +2 और ऐड कर दो, तो बाहर वाले सरफेस पे +6। अब +6 और -2 ऐड करेंगे +4 दिख रहा है। आपको चार्ज अंदर से बाहर की तरफ इंड्यूस करना है। बहुत लॉजिकल चीज है यार, तुम लोग बहुत लॉजिकल चीज में सवाल पूछते हो और कहानी खत्म हो जाती है। चलो इसको हटा देते हैं।
होमवर्क, इसमें एक एक करके दोनों अर्थ करने। पहले ए को अर्थ किया, ये ए है, ये बी। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ कहानियां पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे केसेस किए? बिल्कुल किए। दूसरा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के सवाल किए, बिल्कुल किए हैं, आज ही किए। तीसरा है डाइपोल। डाइपोल कुछ बच्चे, कुछ टीचर पहले पढ़ाते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह होता है, जब पॉइंट चार्ज पढ़ा तभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन डाइपोल मैं अलग से पढ़ाता हूं जिससे कि डाइपोल की सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिख दें, क्योंकि डाइपोल में केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है और डायरेक्ट आंसर आते हैं। डाइपोल पूछा जाता है लेकिन कम ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फील्ड के सवाल यानी स्फीयर का गॉस लॉ वाला, जिसमें रेडियस के साथ डेंसिटी बदल रही है, वैसे सवाल आते हैं। दूसरे सवाल ये एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत आते हैं, पोटेंशियल और एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताइए, डाइपोल जब पढ़ेंगे तो डाइपोल में भी 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो डाइपोल क्या होता है, यानी कि डाइपोल इज मेड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट, तो पहला बात यही करेंगे डाइपोल मोमेंट का। दूसरा फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे डाइपोल का, फील्ड एंड पोटेंशियल। और तीसरा डाइपोल को रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। 3 चीजें बस पढ़ते हैं। पहला डाइपोल मोमेंट कैसे निकाले, दूसरा फील्ड और पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, तीसरा सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने ये 3 बातें याद रखी हुई हैं तो 3 बातें कंट्रोल करना इजी भी होता है, याद भी रहती है कि भाई डाइपोल अगर आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या क्या पूछा जाएगा। एक डाइपोल मोमेंट निकालना, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, तीसरा डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या होता है। डाइपोल अलग से पढ़ाने का फायदा यह भी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप पढ़ रहे हैं वो सारी बातें मैग्नेटिक डाइपोल में भी ट्रू है। जब जहां जहां इलेक्ट्रिक दिखे वहां वहां मैग्नेटिक बोल दो, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। सारी बातें सेम है, बस 1-2 फॉर्मूले अलग है। जैसे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये एक डाइपोल है, करना क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। चाहो तो लिख लो, चाहो तो छोड़ दो। किसी भी सिस्टम में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सेपरेटेड है, चिपक के न्यूट्रल नहीं हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है। आपको लगेगा एक रॉड ऐसी है जिसका एक एंड थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है, दूसरी साइड थोड़ा नेगेटिवली चार्ज से भरा हुआ है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएटेड है, उसको डाइपोल बोलेंगे। शर्त यह है कि दोनों चार्ज का वैल्यू बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होना चाहिए। डाइपोल क्यों पढ़ते हैं और डाइपोल का क्या फायदा है? क्योंकि दुनिया में हमारे पास जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी सारा चार्ज एटम का मिला के नेट 0 है। अगर किसी अट्रैक्शन या रिपल्शन या एक्सटर्नल फील्ड से एटम डिस्टॉर्ट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आगे खिसक जाए, नेगेटिव चार्ज थोड़ा पीछे आ जाए, तो डिस्टॉर्शन के बाद, या जैसे बॉन्डिंग बनाते हैं एटम्स, तो एक चार्ज निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाने में बिजी हो गया, तो उसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे एटम जिनका नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऐसे शिफ्ट हो जाता है, उस एटम को हम डाइपोल बोलते हैं, उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो वो जब एक्सटर्नल फील्ड में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, एटॉमिक लेवल पे समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे रियल लाइफ फायदा क्या है, हमको एटम का बिहेवियर समझ में आता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों बिहेव करेगा, कैसा, समझ गए ना। तो किसी भी मटेरियल में उसके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो तुम कहोगे यार इनको वाइब्रेट करने के लिए किसने कहा, तो यही सब कहानी यहां पे सीखेंगे और उसको एटम में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है डाइपोल मोमेंट। अगर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन a है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q इंटू सेपरेशन है। लेकिन डाइपोल मोमेंट होता क्या है, यह एक प्रॉपर्टी बनाए डाइपोल की अपनी,
डाइपोल की प्रॉपर्टी हो गई। ये पोजीशन वाइज प्रॉपर्टी नहीं है, डाइपोल की अपनी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूं, मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट 2 किलो का है, तो उसका मास अगर 2 किलोग्राम है तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। वैसे ही अगर किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पूछा तो Q इंटू ए से पता लगा। फायदा क्या है इस डाइपोल मोमेंट का? देखिए, अगर कोई कहता है मेरे पास एक डाइपोल है, तुम्हारे पास भी डाइपोल है, लेकिन मेरा डाइपोल स्ट्रॉन्गर है, मेरा डाइपोल बेटर है, तो बताइए किस चीज से कंपेयर करेंगे, किसका डाइपोल ज्यादा चमकदार है? समझ गए क्या? अगर कोई कहता है जी मेरे डाइपोल में ज्यादा नमक है, मेरा डाइपोल ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मेरा डाइपोल बेटर है, तो आप बताइए कैसे कंपैरिजन करोगे दो डाइपोल को, कि दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करने से। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू एस को याद रख लेना बस। ठीक है? नमस्कार।